नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आज हम बात करने वाले हैं इस समय चर्चा में चल रहे ओबीसी आरक्षण के विषय में, जो कि मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा चर्चा में है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा हंगामा भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से वहाँ की जो सरकार है, या ये कहा जाए कि वहाँ के जो सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव, इस समय काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक आरक्षण नीति लागू करी है। उसको लेकर उन्होंने हलफनामा दिया है, उस हलफनामे की वजह से चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। अब मामला यहाँ पर ये है कि क्या ये जो हलफनामा दिया गया है, क्या ये भाजपा की नीति को ये फॉलो करता है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब उसी नीति को फॉलो कर रही है जिस नीति के तहत सरकार में आई थी? भारतीय जनता पार्टी ने जिस श्री राम के नाम पर वोट लिया था, क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने राह से भटक गई है? और भारतीय जनता पार्टी की क्या छवि अब वही है जो पहले हुआ करती थी, या उसकी छवि भी खराब हो रही है? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में है शीतला तिवारी जी। इनसे बात करते हैं। तिवारी जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो हुआ करता था, सवर्ण समाज, वो भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा नाराज दिख रहा है। क्या कहना है इस पर आपका? क्या मानना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर चल रही थी, अपनी राह को उसने छोड़ दिया है, उस राह से भटक गई है? और आने वाले समय में चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से भी कहीं ना कहीं बाहर हो सकती है और कई पंचवर्षीय तक हो सकता है सत्ता में ना आने पाए। तो ये बहुत सारी चर्चाएं हैं। फिलहाल अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हलफनामा दिया गया, इस हलफनामे को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए पांडे जी, बहुत अच्छा सवाल आपने जो उठाया है कि अभी मोहन भाग जो है इनका मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री उत्तर मध्य प्रदेश हैं। मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री पहले बने थे तो पहली बात आप जानते हैं कि हालांकि वो मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश से मंत्री थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और अचानक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान, जिनको आप मान के चलिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनके जो है सौजन्य से वह भी बने। राजस्थान के भी नए मुख्यमंत्री बदल गए और छत्तीसगढ़ के भी, यानी ये तीनों मुख्यमंत्री जो है नए बने। अब यादव मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नया, एक तरीके से जो है आप समझिए कि उसको जो आदमी कहता है कि एक तोहफा दे दिए, कुल मिलाकर के उसको पुरस्कार दे दिया मध्य प्रदेश को। लेकिन पंडित जी, यह लगा नहीं था कि मोहन यादव जो है इस तरीके का आरक्षण को लेकर के जो है बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे आपने देखा था, जो मामा थे वहां के शिवराज सिंह बहुत चहेते मुख्यमंत्री थे और शिवराज सिंह काफी वोटों से 10 लाख के पार यानी 12-13 लाख वोटों से जीते भी थे। फिर भी उनको मुख्यमंत्री न बनाया जाना काफी उन्हें तकलीफ था। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चले, जब तक शिवराज सिंह चौहान थे तब तक इस तरीके की ऐसा कुछ था नहीं। जबकि लोग तमाम यह भी कहते हैं कि शिवराज सिंह, कोई कहता है पटेल जी हैं, कोई कहता है ठाकुर हैं, कोई कहता है मतलब ओबीसी, मतलब इस तरीके, लेकिन इस तरीके का ऐसा कुछ था नहीं। मोहन यादव ने इस तरीके का जो है ये अचानक 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो है पूरा माहौल ही गर्म कर दिया है, समझ लीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले जो है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की उन्होंने कॉपी की। जैसे उन्होंने पद संभाला तो वैसे ही वह इंदौर समेत कई जगहों पर बुलडोजर चलाना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की शुरुआत की और काफी मुख्यमंत्री उनकी जो है तुलना करने लगे। तो जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के चर्चित वो मध्य प्रदेश जो है सीट है, कई पंचवर्षीय, वहां जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अखंड राज कर चुकी है और राज्य कर भी रही है। तो लेकिन यह जो है जो ये इस तरीके की अचानक इतना आश्चर्य जो जनता के सामने जो प्रकट कर दिए हैं ये लोग सब मिल करके, तो पांडे जी कहीं ना कहीं जो है अब भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है वह अलगाव में भी दिख रही, यानी बिखर रही है एक तरीके मान लीजिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पहले लगातार वो आवाज बुलंद कर रही थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के नाम पर आती है और भगवान श्री राम के खिलाफ ही जो ये एक पेश किया जाता है एफिडेविट, उस एफिडेविट को लेकर आपका क्या कहना है? और उसमें भगवान श्री राम को कहा गया कि भगवान श्री राम ने एक शूद्र का वध किया था, वो SC ST विरोधी थे, इस तरह की उसमें बातें हैं और जिसकी चर्चाएं भी चल रही इस समय। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए पांडे जी, एक चीज मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता हैं कि कौन कब क्या बयान दे देगा, कौन क्या कह देगा। अब यह तो हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहीं ना कहीं बता दिया था कि जा करके कि हनुमान जी जो है यहाँ पैदा हुई, या हनुमान जी इस कास्ट से आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कुल मिलाकर के कि बीजेपी जो है ऐसे ऐसे नए नए जो है मुद्दे
ला करके और आपके सामने खड़ा कर देगी कि जिसमें आप जो है उलटते पलटते रहिए, और जब तक उसको आप जो है सच्चाई खोज कर ले आएंगे, भगवान ने शूद्र को मारा कि भगवान ने किसको मारा। सबसे बड़ी पांडे जी एक बात है, बड़ी दुर्दशा ये हो गई है कि भगवान के टाइम में उस समय तो कोई जात पात का था ही नहीं। अगर जात की बात होती तो सबरी के पास जाकर क्यों बेर खाते? अगर सबरी के पास जाकर बेर ना खाते। और कहीं भी भगवान श्री राम की जब बात आती है तो रामचंद्र मिलता है, राम मिलता है, लेकिन कहीं पर ठाकुर रामचंद्र नहीं मिलता है, ठाकुर राम सिंह नहीं मिलता है। ये भी एक बड़ी बात है। तो जातिवादी व्यवस्था तो उस समय थी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, वर्ण की व्यवस्था थी। और अगर वर्ण की बात की जाए, अगर भगवान श्री राम किसी जाति के विरोधी होते, किसी वर्ण के विरोधी होते, या किसी अगर बात की जाती है शूद्र विरोधी होने की, तो उन्होंने निषाद राज को भी गले लगाया था, जो कि आज भी अगर देखा जाए तो या तो कहीं पर पिछड़े समाज से हो सकते हैं, कहीं पर ऐसी समाज से हो सकते हैं। भगवान श्री राम ने एक आदिवासी कोल भिल्ल महिला शायद थी सबरी, उन्होंने उसके जूठे बेर खाए, जो कि एफटी समुदाय की थी। तो अगर भगवान श्री राम जातिवादी थे, उन्होंने शंबूक को मारा, शंबूक की बात आती है कि उन्होंने शंबूक को मारा था, जो कि एफिडेविट में शायद बताया जा रहा है कि एफिडेविट में उन्होंने शंबूक की बात करी हुई है। तो अगर उन्होंने शंबूक को मारा था और वो जातिवादी थे तो सबरी के जूठे बेर ना खाते। अगर वो जातिवादी थे तो वो निषाद राज को गले ना लगाते। अगर उनके अंदर जातिवाद होता तो जितनी उनकी दया की बातें आती हैं सामने, वो सब बातें शायद ना आती। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रामचरितमानस, रामायण जो सबसे पुराना ग्रंथ है भगवान राम को लेकर, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी शंबूक की चर्चा ही नहीं है। और आज उन्हीं रामायण के आधार पर, उन्हीं कहानियों के आधार पर ये कहा जाता है कि भगवान राम जो थे वो इस तरह से वो जातिवाद करते थे या वो दलित विरोधी थे, और ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसमें बराबर भूमिका निभा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो एफिडेविट पेश किया है वो इस समय काफी ज्यादा गहमा गहमी पैदा कर रहा है और सियासत को गर्म कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? पंडित जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी के लोग हैं, तो शायद हो सकता है कि यह मान लीजिए कि इनकी जो मति है वह मारी हुई है एक तरीके से, ऐसे इनका दिमाग या काम नहीं कर रहा है, या इसको ये समझ लिया जाए, या यह लोग जानबूझकर इस तरीके की जो है हरकत कर रहे हैं कि ताकि जो है विपक्ष कुछ इस पर बोले और इस पर जो है गहमी गहमा हो, उसके बाद फिर जो है राम और रावण को लेकर के लड़ाई हो। मतलब इस तरीके तमाम जो है, अब अगर थोड़ा सा अगर आप चलेंगे कि राम भद्राचार्य की अगर हम बात कर लें को, तमाम जो है पीठाधीश्वर और तुलसी पीठ के हैं, तमाम उनके बारे में आप जानते हैं, जिनको कि राम स्वयं उनके पास आते हैं, राम से वो बातें करते हैं और यह भी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्रों में अच्छे मित्र हैं। हालांकि शंकराचार्य कहते हैं कि अगर अच्छे मित्र होते तो गौ हत्या बंद कर देते। अभी तो मतलब इस तमाम, अब कुल मिलाकर के जो रामभद्राचार्य जी हैं, वह जो है एक चीज आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा के कई चौपाइयों को उन्होंने कहा ही गलत लिखे हैं। वो तुलसीदास जी उन्होंने कहा एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शक भी हैं, देख रहे हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, उसको उन्होंने कहा कि शंकर सुमन ये गलत है, उन्होंने कहा शंकर स्वयं केसरी नंदन, ऐसा होना चाहिए। तो अब पंडित जी अब क्या माने कि तुलसीदास ज्यादा बुद्धिमान थे या तुलसीदास की लिखी हुई जो है उसको जो है यह स्वयं, तो शंकर सुमन मतलब शंकर जी के पुत्र, वही बात हुई। अब वो कह रहे हैं कि शंकर स्वयं के नहीं कह रहे हैं पुत्र नहीं, वो खुद ही शंकर हैं। खैर तिवारी जी, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये बातें सामने आई थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि मोदी जी हमारे परम मित्र हैं। अब यहाँ पर मोदी जी की आपने चूंकि चर्चा कर दिया है, थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं कि अगर राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि मोदी जी उनके परम मित्र हैं और मध्य प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है, आरक्षण की जो कैपिंग थी 50% के नीचे होने की, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात थी पहले, और अगर संविधान की बात किया, संविधान में भी बातें थी, तो अब उस कैपिंग को बढ़ाया जा रहा है, आरक्षण को बढ़ाकर 73% किया जा रहा है, और आगे चांसेस ये हैं, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय 85% तक चला जाए। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या ये जो चीजें हो रही हैं इसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी सहमति है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी एक मुख्यमंत्री ऐसा फैसला ले रहा है तो अकेले उसका फैसला नहीं हो सकता है,
तो इस फैसले के पीछे क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी जिम्मेदार हैं? देखिए पांडे जी, यहाँ तो आप सीधे सीधे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 17 सितंबर 2025 को पूरी दुनिया चिल्ला रही, देश चिल्ला रहा था वो रिटायर होंगे। अब वो रिटायर नहीं हो पाए, जो भी उनका कारण रहा हो कि वो उन्होंने, हो सकता है कि डॉक्टर जोशी और जो है आडवाणी, इन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में कर दिया। जब इनका नंबर 75 साल आया तो इन्होंने नहीं दिया इस्तीफा, वो बात की बात है। लेकिन क्या है कि इस समय जो है नरेंद्र मोदी की जो नैया है पंडित जी, वो कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है। कारण यह है कि जो अंदर की बात है, ये आपके मोहन भागवत जी जो आरएसएस हैं, इसमें आरएसएस का और नरेंद्र मोदी का तालमेल ठीक ठाक चल नहीं रहा है। इसका आप सीधे सीधे आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आरएसएस यानी 11 सितंबर को जब जन्मदिन था, तो मोदी जी ने बाकायदे जो है एक चिट्ठा लिखा था उनके जन्मदिन पर, आपको याद होगा। लेकिन जो है जब इनका जन्मदिन आया, यानी 17 सितंबर जब इनका जन्मदिन आया, तो उसमें जो है मोहन भागवत जो है हैप्पी बर्थडे भी नहीं लिखे। उसमें जो है, इससे जो है सीधे सीधे ये झलक रहा है कि आरएसएस को लेकर के, और उन्होंने एक संकेत भी दिया था कि जो है 75 के बाद जो है दूसरे को मौका देना चाहिए, रिटायर होना चाहिए, इस तरीके से जो है। अब कहीं ना कहीं इस समय पांडे जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के, दिल्ली की कुर्सी को लेकर के तमाम जो है, उधर ज्ञानेश कुमार भी निर्वाचन जो आयोग के अध्यक्ष, वह भी फंसे हुए हैं। राहुल गांधी अलग कहते हैं कि यह जो अध्यक्ष है यह मोदी को इस्तीफा दिला के ही मानेगा, मतलब यह इनको ले डूबेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां चारों तरफ यह तो था ही, अब मोहन भागवत जी अब एक जो है लिफाफा लेकर के उस बार आरक्षण का, वह भी बोले कि हम भी भैया पुराने बीपी सिंह की स्थिति में आ गए हैं। क्या आपको लगता है? पुराने बीपी सिंह 27% आरक्षण लेकर के। अब कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि क्या यह लोग अपने से कर रहे हैं या हाईकमान पार्टी इनको कह रहा है कि ऐसा करिए। जैसे प्रवक्ता होते हैं ना, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं, तो बाद में फिर जो है हाईकमान संभाल लेते हैं, अरे चलो ठीक है हमारे आदमी हो। ये तो अपने उनके अपने निजी विचार निजी विचार है। तो इस तरह से बातें चल रही हैं, लगातार देखा ही जा रहा है कि आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है, चाहे बिहार हो और चाहे मध्य प्रदेश। लगातार बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि आरक्षण की सीमा आने वाले समय में बढ़ेगी, और ये आरक्षण की सीमा जो मध्य प्रदेश से शुरू हो रही है वो आने वाले समय में पूरे देश में लागू होगी। ऐसी लोग चर्चाएं कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या आने वाले समय में आरक्षण की आग पूरे देश को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, या फिर स्थितियां एक बार फिर से सामान्य करने की कोशिश की जाएंगी, डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं इस समय श्रमण समाज का एक नाराजगी सामना कर रही है, वो नाराजगी को ठीक करने के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कोई ना कोई नया रास्ता निकाल कर सामने लाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।